देखिए आज का नया टॉपिक है सिगमंड फ्रायड। पहली बात तो ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 1856 में, मृत्यु 1939 में हो गई थी। ये ऑस्ट्रिया के थे यानी कि वियना। इसे यानी कि किसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। बात ध्यान रखना कि सिगमंड फ्रायड मन तो मन से मनो आ जाएगा, यानी कि मन के बारे में इन्होंने बताया था। सिगमंड फ्रायड का जब भी नाम आएगा तो ध्यान रखना मन से संबंधित या व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत दिया था, जो कि आपका मन से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया थे, वियना के। अब देखिए इनके एक शिष्य थे युंग थे एक शिष्य। अगर मैं यहाँ से मनो हटा दूँ तो क्या बनेगा? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ध्यान रखना सिगमंड फ्रायड के जो शिष्य थे युंग, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले ऑप्शन में आपको सिगमंड फ्रायड मिलेगा, तो सिगमंड फ्रायड नहीं लगाना है, युंग लगाना है। अगर मनो लगा है तो वो तब लगाना है सिगमंड फ्रायड। अगर मनो नहीं लगा है, सिर्फ विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, तो आपको युंग लगाना है। अब देखिए जरा, इन्होंने मन के 3 भाग बताए थे। कौन कौन से थे वे 3 भाग? वे बताए इन्होंने चेतन मन, नंबर 2 अर्धचेतन मन, नंबर 3 अचेतन मन। देखिए पहली बात तो है चेतन मन होता है वर्तमान से संबंधित मन, मतलब हमारे भाग का 1/10वां भाग चेतन मन होता है। मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बस ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। चेतन मन हमारे जो टोटल मन है उसका 1/10 भाग होता है, यानी कि 10% होता है। और फिर आता है अर्धचेतन। अर्धचेतन का मतलब है कि ऐसा मन जब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं। देखिए मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा चेतन मन है। मेरा मन है आपसे बात करने का, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्तमान से संबंधित होता है, जो कि सिर्फ 1/10 होता है हमारे टोटल मन का। फिर होता है अर्धचेतन मन, यानी कि अचानक भूलना, अटकना, हकलाना, प्रयत्न द्वारा याद आना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बात करते करते मैं कहता हूँ अरे ऐसे, मतलब जैसे हम भूल जाते हैं, जब मैं कहने लोग बात कर रहा हूँ और बात करते करते भूल गया, या ऐसे हकलाने लगा, ऐसे करने लगा, या अटक जाना किसी बात को बताते बताते, तो वो हमारा अर्धचेतन मन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि प्रयत्न करने पर हमें याद आ जाता है। जब हम कुछ भूल जाते हैं या अटक जाते हैं, अगर हम प्रयत्न करें तो यानी कि बहुत प्रयास करें याद करने की, तो हमें याद आ जाता है। फिर आता है हमारा अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन वो मन होता है जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो हम किसी को कभी नहीं बताते, अतृप्त बातें होती हैं, दुखद बातें होती हैं। इस मन में ज़्यादातर काम शक्तियाँ का भंडार होता है। अब देखिए सिगमंड फ्रायड ने काम शक्तियों के आधार पर लिबिडो शब्द का प्रयोग करा था। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन आता है लिबिडो शब्द किस अवस्था से संबंधित है? तो ये शैशवावस्था से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था में कामुकता आती है, उस कामुकता के लिए लिबिडो शब्द का प्रयोग हुआ था। अब लिबिडो शब्द में होता क्या है, क्यों करेगा? क्योंकि काम शक्तियों का भंडार होता है अचेतन मन, इसीलिए। अब ये होता क्या है, ये 90% यानी कि 9/10 भाग होता है हमारे मन का। तो 10% यानी कि 1/10 भाग होता है हमारा क्या? चेतन मन, और 9/10 यानी कि 90% हमारे मन का होता है अचेतन मन। अर्धचेतन मन क्वेश्चन आता है संबंधित है अचानक भूल जाने से, अटकने से, ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अब देखिए सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार किसी व्यक्ति को देखकर उसके आंतरिक मन का पता नहीं लगाया जा सकता। मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, आप बता सकते हैं, आप कहोगे जी नॉर्मली खड़ा हो, क्या पता मेरे दिमाग में आपको मारने का प्लान हो। तो हम किसी को देख कर ये नहीं बता सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। यही सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए जरा। मान लिया पानी में कोई बर्फ है,
बर्फ अगर इस तरीके का है तो ज़्यादा वो नीचे होगा, है ना। तो जब थोड़ा बहुत ही वो ऊपर की साइड में दिखाई देता है, तो जो हमें ऊपरी सतह पर दिखाई देता है वो हमारा चेतन मन है। और जो सतह पानी के संपर्क में होती है बर्फ की, वो अर्धचेतन मन है, बीच का मन। और जो नीचे सबसे ज़्यादा होता है वो अचेतन मन होता है, लगभग 9 यानी कि 90%। इसे हम 10% लिख सकते हैं, इसे हम 90% लिख सकते हैं, है ना। अब देख, सर्वाधिक क्वेश्चन आता है कि सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज़्यादा कौन से मन पर बल दिया है, यह सर्वाधिक बल दिया है। तो ध्यान रखना, अचेतन मन के बारे में सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज़्यादा बात करी है, क्योंकि इसमें हमारी दबी हुई इच्छा, कामुकता वगैरह होती है। इसीलिए इस सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो सिगमंड फ्रायड है उनका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है। तो मानव मन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, यानी कि मानव का जैसा मन होगा उसी के आधार पर कैसा व्यक्तित्व होगा, वो सिगमंड फ्रायड ने बताया है। पहला होता है इड, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। देखिए, इड को हम इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, सुपर ईगो को पर अहम कहते हैं। पहली बात तो ये, जरा ये बात समझ लीजिए। देखिए, इसी में लिखा है ईदम, ये लिखा है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। EIED ईदम। अब देखिए, ईगो कब आती है, जब आदमी में क्या आता है, अहम आ जाता है, मैं आ जाता है, तो ईगो माने अहम, सुपर ईगो परा अहम। अब देखिए, इदम है आपका अचेतन मन से संबंधित। क्या है आपका? अचेतन मन से संबंधित। और ईगो आता है आपका चेतन मन से संबंधित, और सुपर ईगो भी आता है आपका चेतन मन से संबंधित। अब जरा एक बात बताइए, इड की वे ही क्वालिटी होंगी जो आपकी अचेतन मन की होंगी। अचेतन मन में क्या होता है? दबी हुई इच्छाएं। देखिए, सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको? इदम को, अहम को या परा अहम को? निम्न में से किसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं? सुखवादी सिद्धांत कहते हैं हम इदम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इच्छाओं की जननी होती है, इसी में इच्छाएं पलती रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। फिर आता है अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, काम शक्तियों का भंडार होता है, लिबिडो शब्द जिसके लिए यूज हुआ था, हमारे अंदर का पशु होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर क्या होता है? पशु होता है। सभी मूल प्रवृत्तियों का केंद्र होता है, यानी कि इसी में जन्म लेने लगते हैं मूल प्रवृत्तियां। पढ़ाऊंगा आगे मूल प्रवृत्तियां। हमारा नियंत्रण नहीं होता। देखिए, सारी की सारी इदम में वे ही क्वालिटी हैं जो अचेतन मन में होती हैं, इसीलिए ये अचेतन मन से संबंधित होता है। फिर आता है कि कौन सा, यानी कि इदम, अहम या परा अहम, या इड, ईगो या सुपर ईगो, निम्न में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित है? तो ध्यान रखना, लिबिडो शब्द यूज करा गया था ना, अचेतन मन में था ना, तो अचेतन मन, लिबिडो शब्द, ये शैशवावस्था, ये तीनों एक में ही थे ना। तो लिबिडो शब्द हमेशा शैशवावस्था के लिए यूज करा जाता है, और जब लिबिडो अचेतन मन में है तो अचेतन मन किससे संबंधित है? शैशवावस्था से संबंधित है, यानी कि इदम। फिर आता है ईगो मतलब, भाई देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वास्तविकता पर आधारित होता है। इसे वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा वास्तविक सिद्धांत है? तो वास्तविक है आपका ईगो। ये क्या करता है? ये समाज के साथ सामंजस्य, मानव और समाज के बीच संयोग का कार्य करता है। पहली बात तो है, लिख लेना, जरा लिखा नहीं है, लिख लेना कि ये है, मानव समाज के बीच संयोग का कार्य करता है। अब देखिए, इसमें जब अहम आ जाता है, चेतन मन आ जाता है, तो इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होने लगता है। जब व्यक्ति बैठ के आराम से बात करने लगता है तो उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। इस अवस्था में आते आते इदम की इच्छाओं पर क्या होने लगता है? नियंत्रण होने लगता है, और ये एक सिपाही की तरह कार्य करता है। किसकी इच्छाओं पर? इदम की इच्छाओं पर।
और ये बाल्यावस्था से संबंधित है। देखिए ये बाल्यावस्था से संबंधित, पहला शैशवावस्था से, दूसरा बाल्यावस्था से, और पता चल गया होगा तीसरा किशोरावस्था से। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। इसमें वे क्वालिटी आती हैं जो एक मानव को अच्छा बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, नैतिकता की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, ईदम अहम पर नियंत्रण रखता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। मतलब आपने ईदम में काम करा, अहम में काम करा, और सुपर अहम यानी कि सुपर ईगो में जब पर अहम में आओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने ईदम में करा, जो आपने अहम में करा, वो सही था या नहीं था। मतलब न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। पहली बात तो ये कि इदम आपका जो होता है आईडी, वो शैशवावस्था से, ईगो आपका बाल्यावस्था से, सुपर ईगो आपका किशोरावस्था से। इड में सारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, ईगो में अहम आ जाता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, मानव के साथ संबंध स्थापित करना स्टार्ट कर देता है, और किस पर, ईगो पे एक सिपाही की तरह नियंत्रण करता है। सुपर ईगो में वे क्वालिटी होती हैं जो मानव को अच्छा बनाने के लिए, तो जरूरी नहीं है आदर्शवादी हो, क्या पता नैतिकतावादी हो, कुछ और भी ऐसे जो वर्ड्स जो अच्छे होते हैं मानव से संबंधित, जो बताते हैं कि ये मानव अच्छा है, तो वे सुपर ईगो में आ जाएंगे सारे। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से। अब आते हैं ओडिपस ग्रंथि। अब ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओडिपस ग्रंथि किस में होती है, इलेक्ट्रा किस में होती है। जानते होंगे ओडिपस लड़कों में होती है, इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है। लड़कों को मम्मी से ज़्यादा प्यार होता है और लड़कियों को लड़कों से, वो इन ग्रंथियों के कारण, यानी कि ओडिपस ग्रंथि लड़कियों में होती है, और इस ग्रंथि के कारण लड़का माता से ज़्यादा प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है, और इसकी वजह से, इस ग्रंथि की वजह से लड़कियां पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पे। कभी कभी हमारा याद नहीं रहता है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि लड़का अपनी माँ से प्यार करेगा, लड़की अपने पिता से प्यार करेगी ज़्यादा, लेकिन किस ग्रंथि के कारण, उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। अरे भाई ओडी लिखा है ना, ओडी क्या है, आजकल बहुत पॉपुलर कार है, ये किसको पसंद है, लड़कों को पसंद है ज़्यादा। और जब ओडी लड़कों को पसंद है तो इलेक्ट्रा ऑटोमेटिकली लड़कियों को लिए आ जाएगी। मैं कहता हूँ ना, 15 रुपये एक को 10 रुपये दे दी तो ऑटोमेटिकली दूसरा आदमी होगा उस पर 5 ही जाएंगे ना। तो ओडी लड़कों को पसंद है तो ओडिपस, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अब आप बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। अब देखिए मूल प्रवृत्तियों के जनक, मैंने बताया था जब मैकडोगल के बारे में परिभाषा दे रहा था कि जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात आएगी आप मैकडोगल को क्लिक, मतलब आंसर सही कर देना, ठीक है, लेकिन वो परिभाषा सही होनी चाहिए ना, पॉजिटिव वे में। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडोगल कहे जाते हैं। इनके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मैकडोगल के अनुसार। और सबसे बड़ी बात है कि मूल प्रवृत्तियों के जनक किसे कहा जाता है, मैकडोगल। अब मैकडोगल ने साथ ही साथ कहा है कि मूल प्रवृत्तियों के साथ, प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। अब जरा बताइए, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और हर एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, तो कितने संवेग हो गए, 14 ही संवेग होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से ना आगे ये भी आ सकता है कि 14 संवेग किसके अनुसार होते हैं, तो मैकडोगल के अनुसार होते हैं। अब ये मूल प्रवृत्तियां मैं अच्छे से आपको आगे पढ़ाऊंगा और संवेग भी मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। इस तरीके संवेग में होता है जिसमें आदमी उत्तेजित हो जाता है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति 2 हैं। देखिए मैंने मूल प्रवृत्ति बताई है क्या है और किसने दी है और किस तरीके से किसने कितनी बताई है, इसीलिए चाहता तो मैं सिगमंड फ्रायड सीधा लिखवा देता है ना इस तरीके। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 2 हैं।
और इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने एक मूल प्रवृत्तियों के लिए जर्मन शब्द यानी कि एक शब्द था ट्राइब, उसका प्रयोग करा था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 2। या ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मूल प्रवृत्तियां किसके अनुसार है? ऑप्शन में सिगमंड फ्रायड मिल सकता है कि ट्राइब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मूल प्रवृत्तियों के लिए हुआ है। ट्राइब शब्द कैसा शब्द है? किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। सिगमंड फ्रायड है ना, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने करा है 2 मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करिए। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब जीवन होगी, अरे भाई जीवन से संबंधित होगी ना, और मृत्यु क्या होगी? विनाश से संबंधित, मृत्यु से संबंधित। तो जीवन मूल प्रवृत्ति ऊर्जा से संबंधित है और विनाश से संबंधित है आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखिए इन्होंने एक शब्द है आपका इरोज, है ना, इन्होंने इरोज शब्द का यूज करा है किसके लिए? जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए इरोज शब्द का यूज करा है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए थैनाटोस का यूज करा है। अब जरा बात करते हैं इससे कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि किसके लिए कौन सा शब्द यूज करा है। अब आपको पता है एक इरोज इंटरनेशनल है, एक प्रोडक्शन हाउस है, उसका लोगो आता है धरती का, है ना, धरती का लोगो आता है। तो इरोज माने धरती। तो इस तरीके से धरती पर क्या है भाई? जीवन है ना, जीवन है ना धरती पर, बस। तो और थैनाटोस, थैनोस देखा हुआ आपने एवेंजर्स में, तो थैनोस क्या सोचता है? सबको मारना सोचता है, विनाश करना सोचता है। तो इससे आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको कनेक्ट कर दिया, इरोस पृथ्वी से संबंधित जिस पर जीवन है, और थैनाटो यानी कि थैनोस हमेशा मार और विनाश करने की बात करता है। अब देखिए स्वमोह क्या होता है? जब किशोर अवस्था में बालक होता है तो वह स्वयं से प्रेम करने लगता है। क्या करने लगता है? स्वयं से प्रेम, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हूँ, मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके के। तो यानी कि स्वमोह होता है खुद से प्रेम करना। इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने स्वमोह के लिए एक शब्द का यूज करा है, नार्सिसिज्म। क्या करा है? नार्सिसिज्म, ठीक है। तो कौन सी, किसके लिए? स्वमोह के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बात आपकी। अब देखिए खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, लिबिडो शब्द, ट्राइब शब्द, इरोस शब्द, थैनाटोस शब्द और नार्सिसिज्म, ये शब्द सिगमंड फ्रायड ने यूज करे हैं। लिबिडो शब्द आपका शैशवावस्था से संबंधित है, इरोज आपका जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित थैनाटोस, और नार्सिसिज्म है आपका स्वमोह, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट।